नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आप पार्टी में जो हुआ वह भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है, इसलिए कि जनता ठगा महसूस कर रही है। सन 2012 में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन सैलाब उमड़ा था, नौजवान मासूम चेहरों ने तिरंगा उठाकर जो किया था, उसने पूरे देश को झंझोड़ा था। उसने नई राजनीति, नई लीडरशिप की जगह बनाई। उस अवसर को एक तरफ नरेंद्र मोदी ने लपका तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण की तिकड़ी ने बूझा। ये तीन चेहरे तब नौजवानों, मीडिया की उम्मीद बने। इस तिकड़ी ने आप झाड़ू और टोपी पहने स्वयं स्फूर्त नौजवान स्वयंसेवकों का ऐसा अभिनव राजनीतिक प्रयोग जनता के आगे पेश किया कि लोग उम्मीद और उत्साह में झूमे। वह सब आज कहां है? अरविंद केजरीवाल ने कथित कमीनों को जिस कमीनेपन से पार्टी से बाहर निकाला, वैसा अनुभव आजाद भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। पार्टी तोड़ने, बनाने, झगड़ने में समाजवादी नेताओं का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन ये भी मतभेद सत्ता भूख में ऐसा शर्मनाक वाकया नहीं करते थे जैसा शनिवार को आपकी बैठक का था। बैठक आपकी राष्ट्रीय परिषद की थी, लेकिन उसमें पहलवान थे, बाउंसर थे, अनाधिकृत विधायक थे। धमकी, हंगामे, मारपीट से केजरीवाल के चिन्हित चेहरों को ऐसे अंदाज से बाहर निकाला गया कि झाड़ू लिए पार्टी की जात बिगड़ गई। क्या नहीं, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस के लिए जाने अनजाने कई मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। उनके बेटे कार्ति का एयरसेल मारन बंधुओं वाला विवाद और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ईवीकेएस इलांगोन के साथ उनका पंगा अपनी जगह है। इनके अलावा उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं को परोक्ष रूप से निशाना बनाकर कांग्रेस आला कमान को मुश्किल में डाला है। ताज़ा मामला पूर्व कानून मंत्री और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज का है। भारद्वाज 2009 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने पर मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी थी। राज्यपाल से रिटायर होने के बाद भी वे चुप थे, लेकिन चिदम्बरम ने उनको भड़का दिया। चिदम्बरम ने भारद्वाज के कानून मंत्री रहते बने आईटी कानून पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून की धारा 66A को खत्म करने पर चिदम्बरम ने कहा कि यह कानून बहुत खराब तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। इस पर भारद्वाज भड़के और उन्होंने चिदम्बरम के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और यूपीए 2 के सभी 4 कानून मंत्रियों पर सीधा हमला किया। अभी वे और पोल खोलेंगे। चिदम्बरम ने इसके कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बतौर वित्त मंत्री किए गए कुछ फैसलों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बजट के बाद एक कार्यक्रम में यूपीए 2 के शुरुआती वर्षों में किए गए फैसलों को खराब आर्थिकी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम ने उनके द्वारा उद्योग को दिए गए राहत पैकेज और कर संबंधी फैसलों की आलोचना की थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भाजपा में दुविधा है। मांझी और उनके करीबी नेता चाहते हैं कि भाजपा से तालमेल हो। मांझी के साथ साथ नीतीश कुमार से बगावत करने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का तालमेल भाजपा और एनडीए के साथ हो सकता है। मांझी के कुछ और करीबी सलाहकार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा फैसला नहीं कर पा रही है। भाजपा के प्रदेश के नेताओं का मानना है कि मांझी से तालमेल का भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं होगा। भाजपा के साथ आकर मांझी पूरा महादलित वोट नहीं हासिल कर पाएंगे और न उसे भाजपा को ट्रांसफर करा पाएंगे। चूँकि रामविलास पासवान पहले से भाजपा के साथ है, इसलिए भी पासवान और महादलित का एक साथ आना मुश्किल है। इसलिए प्रदेश के नेता चाहते हैं कि वे अकेले लड़े और नीतीश कुमार को अधिकतम नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसमें मांझी को अपने नुकसान का भी अंदेशा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा के दोनों सहयोगियों रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी मांझी की एंट्री मुश्किल हो रही है। पासवान और कुशवाहा के मुकाबले महादलित वोट ज्यादा हैं और इसलिए मांझी ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। उनके साथ प्रदेश के कुछ बड़े नेता भी जुड़े हुए हैं, जिनका अलग अलग इलाकों में मजबूत आधार है। सो उनके साथ भी भाजपा की सहयोगी पार्टियों के हितों का टकराव हो सकता है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर पक्ष और विपक्ष में टकराव की तैयारी हो गई है।
दोनों पक्षों ने सख्ती का संदेश दे दिया है। सरकार की ओर से विपक्ष को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को मनाने के लिए सरकार सहमति का प्रावधान शामिल कर सकती है, लेकिन विपक्ष में इसे लेकर सद्भाव नहीं है। सरकार ने दोबारा अध्यादेश जारी करने का फैसला करके विपक्ष को नाराज किया है। विपक्ष में सरकार के प्रति सद्भाव रखने वाले एक नेता का कहना है कि सरकार अगर 5 अप्रैल को अध्यादेश खत्म होने देती और चुप रह जाती तो हो सकता है कि बजट सत्र के अगले चरण में इस कानून को पास कराने पर कुछ सहमति बनती। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अभी कोई बड़ा भूमि अधिग्रहण कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए अगर 1 महीने तक अध्यादेश नहीं रहता तो कोई आफत नहीं आ रही थी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह अध्यादेश को खत्म होने को लेकर विपक्ष के सामने झुकने का संदेश नहीं देना चाहती। तभी काफी सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि अध्यादेश दोबारा जारी हो। पहले सरकार ने सोचा था कि अध्यादेश नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन बाद में लगा कि इससे विपक्ष का हौसला बढ़ेगा, इसलिए सरकार की राय बदली। दूसरी ओर सोनिया गांधी ने भी सख्त चिट्ठी लिखकर अपने तेवर बता दिए हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद से पस्त पड़ी कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऐप आधारित सदस्यता अभियान शुरू किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर इस सदस्यता अभियान के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पीसी चाको और प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन मौजूद थे। बाद में माकन ने बताया कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है वह इस एप्लीकेशन की मदद से सदस्य बन सकता है। वह अपनी सेल्फी लेकर ऑनलाइन भी आवेदन दाखिल कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस ने अपनी सदस्यता अभियान की अवधि 1.5 महीने आगे बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। सदस्यों की संख्या के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर माकन ने कहा कि कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। ध्यान रहे, भाजपा ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और उसके सदस्यों की संख्या करीब 9 करोड़ हो गई है, जिससे वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले हफ्ते पार्टी में हुए घमासान को ज्यादा तूल नहीं देते हुए केजरीवाल ने आज संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ठीक चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ढंग से संभाल लिया जाएगा। इससे पहले पिछले हफ्ते पार्टी में जबरदस्त लड़ाई हुई। एक हफ्ते में 2 बार राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, 1 बार राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक भी हुई। इन बैठकों का कुल जमा नतीजा ये रहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मारपीट की घटना के बाद पार्टी के 2 संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए। कार्यकारिणी के 2 और सदस्य आनंद कुमार और अजीत झा को भी बाहर निकाल दिया गया और पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास को भी उनके पद से हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि वह बारिश और बाढ़ से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए हर तरह की मदद मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के हालात की जानकारी लेने और उससे निपटने के उपाय करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर भेजा है। नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह की मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के हालात को लेकर चिंतित हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने केंद्र सरकार से सेना की मदद मांगी थी। गौरतलब है कि पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रदेश की ज्यादातर नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे बाढ़ का खतरा गंभीर हो गया है। कई इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से लोगों के फंसे होने की खबर भी है। ध्यान रहे, 6 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर राज्य दूसरी बार बाढ़ की चपेट में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छुट्टी का मामला आज महाराष्ट्र की एक अदालत में उठा। महाराष्ट्र में मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को अदालत में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने बताया कि राहुल गांधी इस समय छुट्टी पर हैं। वकील ने कहा कि निजी कारणों से राहुल गांधी संसद की कार्यवाही से भी अवकाश पर हैं, इसलिए वे हाजिर नहीं हो सकते। उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहुल को 8 मई तक अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताने वाले एक बयान को लेकर एक स्वयं सेवक ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने पाकिस्तान को लेकर दिए गए फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में ये सवाल उठाया है कि आखिर भारत के लोगों में पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिवसेना ने कहा कि उनको ये सवाल मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से पूछना चाहिए कि उनके मन में इतनी नफरत क्यों है। शिवसेना ने कहा है कि पाकिस्तान खून खराबे में शामिल है और सिर्फ मुंबई में हुए हमले की ही नहीं बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों की भी साजिश पाकिस्तान में रची गई। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल के सिर पर सत्ता का नशा कैसे चढ़कर बोल रहा है, यह उनके इस डायलॉग से जाहिर होता है कि मैं 67 विधायक लेकर अलग पार्टी बना लूंगा। मतलब विधायक और सत्ता में वे इतरा रहे हैं। उनके लिए साथी, आदर्श, नैतिक मूल्य, लोकतंत्र और स्वराज नहीं बल्कि सत्ता के 67 विधायक मतलब वाले हैं। उन्होंने इससे अपने और अपनी पार्टी के चरित्र को बताया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत महान की जनता का एक और भ्रम टूट गया है। जनता पार्टी के प्रयोग से लेकर जनता दल और आम आदमी पार्टी के प्रयोग तक ऐसा लग रहा है इस देश की तमाम राजनीतिक प्रयोग जनता का मोह भंग करने वाले रहे हैं। देश के लोगों की नियति और नियत ऐसे प्रयोगों में शामिल होने की है, लेकिन वह इसकी विफलता को झेलने के लिए भी अभिशप्त है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने इस अभिशाप को फिर साबित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जिन बातों पर अपनी छवि गढ़ी तो वे उसकी एंटीथेसिस बनकर उभर रहे हैं। वे लोकतंत्र, स्वराज, पारदर्शिता और इंसान से इंसान के भाईचारे की बात किया करते थे, लेकिन इन सब के लिए उनकी अपनी अलग परिभाषा है। उनके लिए उसी इंसान से भाईचारा संभव है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हो, बाकी सब कमीने हैं। उनका विरोध करने वाले किसी इंसान के साथ उनका भाईचारा संभव नहीं है। लोकतंत्र का उनके लिए मतलब यह धमकी है कि अगर योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण पार्टी में रहते हैं तो वे पार्टी में नहीं रह पाएंगे। उनका समूचा आंदोलन लोकपाल के लिए था। इसी आंदोलन के दम पर वे सरकार में आए थे और अपनी पहली सरकार इसी मुद्दे पर 49 दिनों में कुर्बान कर दी थी। लेकिन अपने ही लोकपाल एडमिरल एल रामदास को उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नहीं आने दिया और उसके अगले ही दिन उनको बिना बताए पद से हटा दिया। पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने और अपने को मायावती, मुलायम सिंह या लालू प्रसाद और ओम प्रकाश चौटाला की तरह सुप्रीमो के तौर पर स्थापित करने के लिए केजरीवाल ने जो राजनीति की वह अभूतपूर्व है। जैसी उनकी जीत अभूतपूर्व थी वैसे ही उसके बाद की राजनीति है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के नेतृत्व को जो भी चुनौती दे रहा था या दे सकता था, उन्हें केजरीवाल ने हर संभव उपाय करके पार्टी से निकाला। इसके लिए उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तरीके नहीं आजमाए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को इमोशनल ब्लैकमेल किया और अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लालच दिया कि अगर ये बड़े लोग निकल जाएंगे तो उनकी राज्यसभा की सीट निष्कंटक होगी। जहां ये दोनों दांव नहीं चले वहां उनके बाउंसरों और गुंडों ने काम किया। भावना में बहकर जिन लोगों ने केजरीवाल का समर्थन नहीं किया उनको गुंडों ने उठाकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बाहर निकाल दिया। केजरीवाल के मन में लोकतंत्र, पारदर्शिता, संगठन से लगाव, पुराने साथियों से भाईचारा आदि के लिए रत्ती भर भी जगह होती तो वो शायद अपने साथियों को कमीना नहीं कहते, अपना भाषण करके मीटिंग से उठकर नहीं चले जाते, उनकी पार्टी उनके भाषण का संपादित वीडियो नहीं जारी करती, आंतरिक लोकपाल को बताए बगैर उन्हें नहीं हटाया जाता और राष्ट्रीय परिषद में मारपीट नहीं होती। तब केजरीवाल शायद ये भी नहीं कहते कि वे 67 विधायकों को लेकर अलग हो जाएंगे। असल में यह सत्ता का चरित्र है। उनके लिए सिर्फ जीते हुए विधायक महत्वपूर्ण हैं, जिनकी वजह से दिल्ली की सत्ता मिल पाई है। पार्टी, संगठन, पुराने साथी, राजनीतिक मूल्य आदि चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये पूरा आचरण अपनी जड़ खोदने की तरह है। वे अपनी पार्टी की नींव खोदकर उसमें लगे पत्थरों को निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। वे कालिदास की तरह उस शाख को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। तात्कालिक लाभ के लिए वे दीर्घकालिक नुकसान
नुकसान कर रहे हैं। वे सिर्फ अपना राजनीतिक नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता की उम्मीदें तोड़ने के भी दोषी हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी की राजनीति पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने की सत्ता में क्या गंवाया, इसका उन्हें अनुमान नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता ने उनमें यह अहंकार बनाया है कि जीत उनकी अकेले की थी। जनता ने उन्हें वोट दिए, मगर वे यह भूल गए कि जनता ने आदर्शों, नैतिक बल, स्वराज, लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व की वायदों में एक महानायक पैदा किया था। उन्हें गंवाकर वे जनता का विश्वास नहीं बनाए रख सकते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, आप पार्टी में जो कुछ हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जिस अंदाज में, जिस तरीके से निकाला, उससे आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक चरित्र का क्या खुलासा होता है? देखिए, इसमें सबसे मोटी बात जो उभर कर सामने आई, बल्कि जो हम सोचते थे इस पार्टी के बारे में, वो सत्य सिद्ध हुआ। वो ये कि इस पार्टी में न तो कोई सिद्धांत है, न कोई आदर्श है, न कोई दूरदृष्टि है। ये एक तात्कालिक राजनीति की तात्कालिक पार्टी है और ये नेता भी तात्कालिक है। यानी सारा मामला छुई मुई है, मौसमी है। आज नेता बने हैं, कल सड़क पे आ जाएंगे। आज पूरे भारत की आशा बने हैं, कल निराशा में बदल जाएंगे। नहीं, इसमें अरविंद केजरीवाल की शायद ये सोच क्या नहीं निकलती है कि उनके पास 67 विधायक है, 5 साल का पूरा मैंडेट है, इसलिए उसमें काम करेंगे। उन्हें अपने सत्ता का, अपने विधायकों का भरोसा है। व्यास जी, मुझे सबसे दुखद बात यही लगी जी। अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूं तो मैं अपने 67 विधायकों को लेकर अलग पार्टी बना लूंगा। मतलब क्या है? पार्टी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत से, आदर्श से कोई मतलब नहीं है, संगठन से कोई मतलब नहीं है, तुमको सत्ता से मतलब है। तो तुम तो इन और नेताओं के मुकाबले अपने आप को और नीचे उतार रहे। नहीं, लेकिन इसमें ये क्या उनका ये सोच नहीं बनती है कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता के जरिए अपने आदर्श, अपने एजेंडे पर अमल का भरोसा है, या आप ये मानते हैं कि ये सत्ता का अहंकार है? इसमें मैं समझता हूं कि सत्ता का अहंकार ज्यादा है। अगर अपने एजेंडे पर अरविंद को भरोसा होता तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अरविंद मुख्यमंत्री बनता ही नहीं। वो कहता है कि मैं पूरे देश में घूमूंगा और 5 साल में पूरे देश को उधेड़ कर रख दूंगा। और जब नहीं, पर उधेड़ कर और ये सब बातें, लेकिन सत्ता का व्यवहारिक जब जनादेश मिला तो उससे काम करके दिखाना, ये भी अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। तो और शायद यही रणनीति हो। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे जरूरी काम इस समय अरविंद के लिए यही है कि दिल्ली में वो चमत्कार करके दिखाए, ताकि केंद्र सरकार के मुकाबले जिसको इतना स्पष्ट बहुमत मिला है वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। उस नाते ये जो अप्रोच है राजनीति की, पार्टी को मेरी अपनी बना देना, कोई मतभेद नहीं, मुझे पूरी फ्रीडम हो, ये सोच फिर गलत है या सही है? नहीं, ये सोच एक मायने में इसलिए सही हो सकती है कि हिंदुस्तान का मिजाज ऐसा है कि वो पार्टी में एक जबरदस्त नेता चाहता है, एक अप्रतिद्वंदित नेता चाहता है जिसको कोई चुनौती नहीं दे सके, मजबूत नेता चाहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जनता तो इस बात से बहुत दुखी नहीं होगी, लेकिन जो विचारशील लोग हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो जानते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति से पार्टियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे कांग्रेस हो गई है अब कि एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाने से। नहीं, लेकिन आपके अनुसार सत्ता के जरिए नेता, मतलब वो नेता जनता के जरिए आता है और सत्ता फिर नेता को अपना बना के सत्ता उसका साधन बनती है, साध्य हो जाती है? फिर मैं तो समझता हूँ सत्ता साध्य बन रही है और वही संकेत मिल रहे हैं जो कि बुरे हैं। अरविंद को चाहिए था कि इन बुजुर्ग लोग जो उससे बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने कोई गलती भी कर दी, वो कोई ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित भी हो गए, तो उम्र में छोटे हैं, अनुभव में छोटे हैं, अरविंद को चाहिए था कि दोनों के घर चला जाता। आनंद कुमार, बचपन से जानता हूं आनंद को, इतने बढ़िया विद्वान और समझदार और चरित्रवान व्यक्ति हैं। राजमोहन गांधी, उनको जानता हूं, 50 साल हो गए। इन सब लोगों के घर जाकर इनसे बातचीत करके अरविंद को पार्टी में जोड़ लगा देना चाहिए था और एक ऐसी छवि पेश करना चाहिए थी देश के सामने कि अगर मोदी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो देशवासियों
मैं हूं आगे, मुझ पर भरोसा करो, मैं गाड़ी पार लगाऊंगा। लेकिन अब तो देश में एक निराशा के वातावरण नहीं वेदिक जी, इससे क्या ये नहीं लगता, जो मेरी पुरानी मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं कि देखिए ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, वहां पार्टी के दायरे में पार्टी बड़ी होती है, पार्टी नेता बनाती है, फिर नेता लीडरशिप देता है और रिटायर्ड हो जाता है काम करके। अपने यहाँ ये क्यों होता है कि कोई चुनाव जीतता तो नेता अपने आप को जननायक और वो मैंडेट अपना ही मानते हुए व्यवहार और अहंकारी बनता है? नहीं, दूसरे देशों में भी ऐसा है। नहीं, जो लोकतांत्रिक, जो मतलब कोई ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी या मार्गरेट थैचर को देखें, नहीं, पर उसने ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी को इस तरह किसी को लतिया कर और ये किया गया हो। निकाले वहां भी जो लोग छोड़ के चले जाएंगे अपने। हाँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ बढ़ता हुआ कि खींचातानी हुई, गाली गुफ्ता हुआ, ऐसा तो बहुत कम होता है दुनिया में। और ये मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान नहीं, इससे आपकी पहचान अब क्या वही पुराने मूल्यों, पुरानी जन भावनाओं की, जिन जन भावनाओं जो वो उसकी पहचान रहेगी या पहचान एकदम बदल गई है? नहीं, पहचान तो जो लोग समझते हैं उनको तो पहचान पहले से थी कि ये कोई सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं है, कोई आदर्श इसके सामने नहीं, कोई बड़ी दृष्टि नहीं है। ये आप और हम तो पहले समझते थे, लेकिन आम जनता को अब ये समझ में आएगा कि ये पार्टी सिर्फ सत्ता के कारण बनी है। या आम आदमी इसमें अरविंद केजरीवाल को एक मजबूत नेता मानेगा, जैसे नरेंद्र मोदी को भी मजबूत। दोनों बातें जो मैंने पहले भी कहा ना कि मजबूत नेता मानने की भी एक छवि बनेगी, और ये छवि भी बनेगी कि इस पार्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। ये टूट भी सकती है, बिखर भी सकती है। जो कोई पार्टी आज तक मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 60-65 साल में कि पार्टी बनने के 2 साल बाद ही टूट गई हो, या 2 साल बाद ही। नहीं, यहाँ तो 2 महीने बाद, एक तरह से यहाँ तो 2 महीने बाद सत्ता का जो एक बहुत भारी, उसके बाद तो 2 महीने बाद का ये मामला है। तो इसका मतलब ये है कि ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी और ये लोग सिर्फ सत्ता के लालच में साथ थे। पर आपके अनुसार आप जिन आधार पर बनी, जितना लंबा चौड़ा एक स्वयं सेवकों का इनका एक जो आधार बना लोगों का, क्या वो आधार एक व्यक्ति केंद्रित, एक व्यक्ति के पूरी तरह समर्पित रहते हुए वैसे ही काम करता रहेगा, या वो भी आधार बिखर जाएगा? देखिए, जो आम कार्यकर्ता है, मतलब जो नौजवान, जो लड़के जिस जोश में आए थे, वो उनमें क्या भाव होगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो एक नेता चाहिए, और अरविंद वो नेतृत्व दे रहा है। और इसलिए वो इन दूसरे लोगों के साथ, जो कि विद्वान हैं, चरित्रवान हैं, श्रेष्ठ हैं, भविष्य दृष्टा हैं, इनकी कोई कीमत उनके लिए नहीं है। उनको तो लड़कों को भी सत्ता चाहिए, जो नौजवान आए हैं उनको भी मौज मजे करने हैं, उनको भी अपना रुतबा जमाना है। उस नाते आपके अनुसार कुल मिलाकर ये सत्तावान पार्टी और अरविंद केजरीवाल सत्तावान रहते हुए अपनी राजनीति को कामयाबी से ले सकते हैं? ये एक तात्कालिक और छोटा सा अल्पकालिक झटका है, एक हादसा है, हो गया पार्टी में, उससे ज्यादा का इसका मतलब नहीं है। अब अरविंद की परीक्षा इस बात में है कि जितने लोग बचे हैं उनको वो मिला जुला के चला पाता है कि नहीं, और दिल्ली को एक आदर्श मॉडल के तौर पर पेश कर पाता है या नहीं। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।